नमस्ते दोस्तों, आपका डीके नोवेल स्टोरी में स्वागत है। एपिसोड 88 रुद्र का खेल। सम्राट नीलामी घर। नीलामी समाप्त हो चुकी है। अधिकांश लोग नीलामी घर छोड़ चुके थे, लेकिन वेबरूम्स में योद्धा और नेता अपनी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है। हर कोई इस बात से चिंतित है कि उनकी कीमती वस्तुएं सुरक्षित रहें। ये रात निश्चित रूप से घटनाओं से भरी होगी। कमरा नंबर 5। लिली सुनहरा शेर दल और उसकी टीम। कमरे में हल्की रोशनी है। लिली और उसकी टीम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। टेबल पर मौन घंटा रखा हुआ है, जो किसी भी सामान्य वस्तु से अलग चमक रहा है। लिली शांत दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई से सोचने का भाव है। लिली गंभीर स्वर में, हमने मौन घंटा नीलामी में तो जीत लिया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। खूनी भेड़िया दल के लूना और दूसरे योद्धा की नज़र इस पर थी, और लूना वो आदमी है जो हार मानने वालों में से नहीं है। टीम सदस्य 1। लिली मैडम, क्या हमें तुरंत निकल जाना चाहिए? अगर हमने देर की तो उन दरिंदों का सामना करना पड़ेगा। लिली मुस्कुराते हुए, तुम्हारी चिंता जायज़ है, लेकिन डरकर भागने वाले शेर नहीं होते। याद रखना, जो हमारे सामने आएगा वो अपनी आखिरी रात देखेगा। टीम सदस्य 2। लेकिन उनकी संख्या हमसे ज़्यादा है। उनके पास परमवीर योद्धा भी हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। लिली दृढ़ता से, तुम लोग बस यहाँ से निकलने की तैयारी करो। अगर उन्होंने एक भी कदम हमारी तरफ बढ़ाया तो मेरी तलवार उन्हें जवाब देगी। और वहीं पर एक कोने पर बैठे एक बुजुर्ग इंसान की तरफ देखकर लिली के चेहरे मुस्कान आ जाती है। कमरा नंबर 9। बलवंत राय, शहर का मेयर। कमरे में बलवंत राय एक आलीशान कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके सामने करिश्माई फल रखा हुआ है, जो हल्की चमक के साथ अद्भुत दिख रहा है। उनके साथ कुछ विश्वासपात्र बैठे हैं। बलवंत राय हंसते हुए, देखा, मैंने कहा था कि नीलामी मेरी जीत होगी। अब करिश्माई फल मेरे पास है। ये फल मेरे साम्राज्य की ताकत को दुगुना कर देगा। इस फल से मेरे पिता की उम्र बढ़ जाएगी, और किस्मत ने साथ दिया तो इन कुछ सालों में अपना रैंक पर करने में कामयाब हो गए, तब तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। बलवंत राय ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, सहायक, लेकिन मेयर साहब, खूनी भेड़िया दल की नज़र इस फल पर भी हो सकती है। उन्होंने पहले भी इसे पाने की कोशिश की थी। बलवंत राय गंभीर स्वर में, मेरा नाम बलवंत राय है। मैं किसी से डरता नहीं। अगर लूना या उसकी टोली ने मेरी ओर देखा तो उनकी लाशें उठाने वाले भी कम पड़ जाएंगे। सहायक 2, हमें पूरी सुरक्षा के साथ लौटना चाहिए। वो लोग धोखे से हमला कर सकते हैं। बलवंत राय मुस्कुराते हुए, सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी है साहस, और साहस मेरे पास भरपूर है। तुम लोग बस मेरे पीछे रहो। कमरा नंबर 7। टेंगरा, तलवार ताल का युवा पीढ़ी का काबिल योद्धा। टेंगरा और उसकी टोली कमरे में बैठे हैं। टेंगरा ने खूनी तलवार हाथ में पकड़ रखा था। उसकी आंखों में उसे तलवार को हासिल करने की खुशी साफ नजर आ रही थी। टेंगरा, ये खूनी तलवार हमारे पास है, लेकिन इसे बचाना आसान नहीं होगा। लूना का खूनी भेड़िया दल इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही योद्धा, टेंगरा भाई, हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर किसी ने हमें चुनौती दी तो वो अपनी मौत खुद बुलाएगा। टेंगरा आंखों में चमक, याद रखना, ये तलवार आम हथियार से ज्यादा कीमती है। इसकी रक्षा के लिए हमें हर कीमत चुकानी होगी। साथ ही योद्धा 2, क्या हमें रात भर यहीं रुकना चाहिए या तुरंत निकल जाना चाहिए? टेंगरा दृढ़ता से आदेश देते हुए, हम अभी यहीं रहेंगे और आधी रात को निकलेंगे। और तुम लोग खूनी भेड़िया दल और दूसरे लोगों पर नजर रखो, और खासकर उस कमरा नंबर 2 में रुके योद्धा पर नजर रखना। मुझे उसके पास रखे लाल अमर बेल में दिलचस्पी है। ऐसा कहते वक्त टेंगरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। कमरा नंबर 12। खूनी भेड़िया दल। कमरा गहरी लाल रोशनी से भरा है। लूना एक बड़े से कुर्सी में अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। लूना गुस्से में नजर आ रहा था और उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। उनके बीच कुछ गंभीर योजनाओं पर चर्चा चल रही थी। लूना गुस्से में, मैंने कहा था खूनी तलवार हमारा होगा, लेकिन टेंगरा ने उसे जीत लिया। अब मैं उसे किसी भी हालत में हासिल करूंगा। साथ ही एक, लेकिन टेंगरा और उसकी टोली बहुत खतरनाक है। उन्होंने हमें पहले भी हराया है। लूना गुस्से से दहाड़ते हुए, तुम्हें लगता है मैं उनसे डरता हूँ? मुझे जो चाहिए मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। योजना बनाओ, आज रात वो खूनी तलवार हमारा होगा, और अगर कोई बीच में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही 2, और बलवंत राय और कमरा नंबर 2 के उस योद्धा का क्या? लूना, उन्हें भी देख लेंगे, लेकिन पहले टेंगरा,
कमरा नंबर 2, रुद्र और आचार्य की आत्मा। कमरे में सन्नाटा है। रुद्र एक साधारण से बिस्तर पर बैठे हुए हैं। उनके पास प्राचीन कड़ाई और लाल अमर बेल रखी हुई हैं। अचानक कमरे में हल्की रोशनी होती है। पूरे कमरे में सफेद कोहरा जमा होने लगा। फिर उनके आचार्य की आत्मा प्रकट होती है। आचार्य, हंसते हुए, रुद्र, यहाँ अकेले क्या सोच रहे हो? रुद्र, हैरान होकर, आचार्य, आप? मैं उस खूनी तलवार के बारे में सोच रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। आचार्य, मुस्कुराकर, रुद्र, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस नीलामी खूनी तलवार ही वो चीज है जिसके लिए तीनों दल इस नीलामी में शामिल हुए थे। ऐसे में वो चीज तलवार दल के हाथ चली गई है तो दोनों दल और मैन्यर चुप नहीं बैठेंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र, आचार्य, आप कहना चाहते हैं कि आज रात कुछ बड़ा हो सकता है? आचार्य, गंभीर होकर, हाँ, आज कुछ बड़ा हो सकता है। जितना हमें खूनी भेड़िया दल के बारे में पता है, वह इस मौके से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे क्योंकि यह उनके पास आखिरी मौका होगा उस चीज को हासिल करने का। एक बार यदि तलवार दल के लोग अपने ठिकाने पर पहुंच गए तो वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैन्यर भी इतनी अनोखी चीजों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। इसलिए आज रात कुछ बड़ा जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र, मायूस होते हुए, आचार्य, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरी शक्तियाँ इन लोगों के सामने बहुत कम है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊँ क्योंकि वह मेरे पास मौजूद लाल अमर बल पर भी उनकी नज़र हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। आचार्य, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि जहाँ खतरा होता है असली फायदे वही होते हैं। इसलिए ये तुम्हारे लिए एक मौका हो सकता है। आचार्य कोहरे में बदल जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। रुद्र गहरी ख्यालों में खो जाता है। नीलामी घर से रुद्र की चुपचाप निकल गया। नीलामी घर का पिछला दरवाजा। चारों ओर सन्नाटा है। रुद्र काले कपड़े पहने अपने सामान के साथ धीरे धीरे निकल रहा है। उसके पास प्राचीन कड़ाई और लाल अमर बेल एक सुरक्षित स्टोरेज रिंग में रखे हुए हैं। उसकी चाल में सतर्कता है, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे कोई गहरा उद्देश्य हो। रुद्र, खुद से, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इन लालचियों से जितनी दूरी हो उतना ही अच्छा है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी जहाँ मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। वह धीरे धीरे एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगता है, पर उसकी हर हरकत पर कुछ लोगों की नज़र है। खूनी भेड़िया दल के जासूसों की नज़र। एक छिपा हुआ स्थान। खूनी भेड़िया दल के 2 जासूस छाया की तरह रुद्र के पीछे लगे हैं। जासूस 1, ये कमरा नंबर 2 का योद्धा नीलामी घर से भाग रहा है। मुझे शक है कि वह जंगल में लाल अमर बेल के साथ छुपने जा रहा है। जासूस 2, तुरंत लूना सर को खबर करो, इसे खोना नहीं चाहिए। दूसरी ओर टेंगरा के जासूस भी इस दृश्य को देख रहे हैं और टेंगरा तक खबर पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं। टेंगरा का निर्णय। कमरा नंबर 7। टेंगरा खूनी तलवार को संभालते हुए खड़ा है। उसकी टोली उसकी तरफ देख रही है। तभी एक जासूस दौड़ता हुआ आता है। जासूस, टेंगरा सर, कमरा नंबर 2 का योद्धा नीलामी घर से भाग चुका है और वह जंगल की ओर गया है। उसके पास लाल अमर बेल है। टेंगरा शैतानी मुस्कान के साथ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वह योद्धा खुद को बहुत समझदार समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने नीलामी घर छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लड़कों, तैयार हो जाओ, हमें उसके पास से वो अमर बेल हासिल करना होगा। साथी योद्धा 1, क्या हम तुरंत हमला करेंगे? टेंगरा, हम नीलामी घर से चुपचाप निकलेंगे, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जंगल में ही उसका अंत होगा। टेंगरा और उसकी टोली तैयार होकर चुपचाप जंगल की ओर बढ़ने लगती है। जंगल का रहस्य। जंगल, अंधेरा और सन्नाटा। रुद्र सावधानी से आगे बढ़ रहा है। उसके कदमों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही है, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक वह एक पेड़ के पास रुकता है और अपनी शैडो तकनीक का उपयोग करते हुए परछाया में गायब हो जाता है और फिर वह कुछ देर बाद उसी पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पर नजर आता है। उसकी आंखों में अपने प्लान का कामयाब होने का उत्साह नजर आ रहा था। रुद्र, आत्मविश्वास से, ये वही जगह है जहां मेरा प्लान का अगला पड़ाव शुरू होगा। कुछ देर बाद वहां पर कुछ योद्धा नजर आते हैं जो कि पूरी तरह से काले कपड़ों से ढके हुए थे। वे सभी वही योद्धा थे जो रुद्र का पीछा कर रहे थे। वह आसपास रुद्र को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्र को ढूंढ नहीं पा रहे थे। वे योद्धा शक्तिवीर रैंक के योद्धा थे। रुद्र के लिए उनसे अपनी मौजूदगी छुपाना मुश्किल नहीं था, इसलिए वह अपनी मौजूदगी अच्छे से छुपाकर वहीं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था।
पहला योद्धा घबराते हुए, वह कहाँ गायब हो गया? यही तो था कुछ देर पहले, अगर हमने उसे खो दिया तो टेंगर सर हमें जान से मार देंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरा योद्धा डरते हुए कहता है, ढूंढो उसे, यदि हमने उसे नहीं ढूंढा पाए तो आज हमारी मौत पक्की है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ओ तो ये लोग तलवार दल के लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी दूरी पर उसे कुछ और भी योद्धा झाड़ियों में नजर आते हैं, जिनके कपड़ों पर उनके दल के निशान नजर आ रहे थे, जिसे रुद्र को समझ में आ जाता है कि वह सभी लोग अलग अलग दल के लोग हैं जो उसे पर नजर रखे हुए थे। ये देखकर रुद्रा चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। कोष्टक। पीछा करने वालों की निराशा। कुछ समय बाद टेंगरा और उसकी टोली उसी पेड़ के पास पहुंचती है, पर वहां न रुद्र है और न लाल अमरबेल। टेंगरा गुस्से से, ये कैसे हो सकता है? वो कहाँ गायब हो गया? साथ ही योद्धा, यहाँ जमीन पर हल्की धूल और कुछ अजीब सी निशानियां हैं। ऐसा लगता है कि वह यहाँ से कहीं और गया है। टेंगरा चिल्लाकर, ये जंगल हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनेगा। पूरे इलाके की तलाशी लो, उसे ढूंढ निकालो। खूनी भेड़िया दल के सदस्य भी थोड़ी दूरी पर यह सब देख रहे हैं। उनके चेहरों पर भी चिंता के भाव हैं। वह अपने दल के लोगों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रुद्र को जंगल में दूर से कुछ योद्धाओं के आने की आहट महसूस होती है और वह उसे तरफ अपनी आत्मशक्ति को भेजता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि खूनी भेड़िया दल के लोग भी जंगल में आ चुके हैं और वह बहुत जल्द इस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर इस वक्त तलवार दल के लोग पहले से मौजूद थे। रुद्र मुस्कुराते हुए, अब असली खेल शुरू होगा। आचार्य बिल्कुल सही कहा था, असली खेल शक्तियों से नहीं दिमाग से खेला जाता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के बाजू से एक बूढ़ी अनुभवी आवाज आती है, बिल्कुल सही। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज आचार्य की थी, जो रुद्र के बगल में जाकर चुपचाप बैठ गए थे और वहीं से नीचे का सारा नजारा देख रहे थे। अब होगा दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होगा, आचार्य रुद्र से बुदबुदाते हुए कहते हैं। तो क्या रुद्र हो पाएगा अपने मकसद में कामयाब, और क्या होगा जब लूना और टेंगरा दोनों आएंगे आमने सामने? कहीं इन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे की एंट्री तो नहीं होगी? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 89, टेंगरा और लूना की लड़ाई। योद्धाओं की परछाइयां जंगल में प्रवेश करती हैं। टेंगरा की टोली, खूनी भेड़िया दल के लोग और बलवंत राय के जासूस अलग अलग दिशाओं से रुद्र की संभावित छिपने की जगह पर नजर रखने लगते हैं। जंगल अब शांत नहीं था, हर कदम पर एक साजिश की आहट सुनाई दे रही थी। जंगल के भीतर टेंगरा की टोली। टेंगरा अपने साथियों के साथ पेड़ों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार हल्की रोशनी में चमक रही है, उसकी नजरें चौकन्नी और चाल तेज है। साथ ही योद्धा एक, सर, लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गया, हमें उसकी गंध मिल रही है। टेंगरा मुस्कुराते हुए, गंध? वो कोई शिकार है क्या? बेवकूफ, ये उसकी योजना हो सकती है। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। याद रखना, लाल अमरबेल और उसका मालिक दोनों मेरी तलवार की नोक पर होने चाहिए। दूसरी ओर खूनी भेड़िया दल, लूना और उसके लोग जंगल के अलग हिस्से में हैं। लूना के गुस्से का असर उसकी टोली पर साफ नजर आ रहा है। वो पेड़ों की छाया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लूना, उसकी चालाकी को ज्यादा मत आंकना, उसने भागने की गलती कर दी है, अब वो मेरा शिकार है। खूनी भेड़िया दल को हर शिकार तक पहुंचने का रास्ता पता है। साथ ही एक, लेकिन सर, जंगल घना है और उसके पास लाल अमरबेल है, क्या ये खतरे से खाली होगा? लूना दहाड़ते हुए, खतरा? मैं खुद खतरा हूँ। रुद्र को वो लाल अमरबेल मुझे सौंपनी ही पड़ेगी, वरना उसे मना करने कीमत अपनी जान देकर चुकाना होगा। बलवंत राय के जासूस। जंगल के दूसरे कोने में बलवंत राय के जासूस अपने तरीके से खोजबीन में जुटे हैं। उनके हाथ में लोहे की छड़ें और छोटी मशालें हैं। जासूस एक, क्या आपको यकीन है कि वो यही कहीं है? लाल अमरबेल के बिना लौटने पर मेयर साहब हमें छोड़ेंगे नहीं। जासूस दो, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेयर साहब को पता चला कि हमने कोशिश नहीं की तो ये जंगल हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा। चलो, उसे ढूंढने में कोई कसर मत छोड़ो। रुद्र का पलटवार। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा रुद्र अपनी स्थिति का जायजा लेता है। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही हैं, उसकी आंखों में तेज चमक है।
रुद्र खुद से, तीनों पक्ष आ चुके हैं। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। ये मूर्ख लोग मेरी योजना का हिस्सा बन चुके हैं। अब समय आ गया है कि इनका ध्यान भटकाकर लाल अमरबेल को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं। वह अपनी हथेली आगे बढ़ता है और उसमें एक हल्के पीले रंग की ज्वाला प्रकट हो जाती है जिससे आसपास गर्माहट फैल जाती है। रुद्र उसे एक झाड़ी में फेंक देता है और हल्की आवाज के साथ आग बढ़ने लगती है। कोष्टक रुद्र मुस्कुराते हुए, आग का खेल शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कौन कितनी दूर तक दौड़ सकता है। जंगल में हड़कंप, तेज रोशनी और आग की लपटें देखकर तीनों दल चौंक जाते हैं। टेंगरा, ये क्या है? कहीं वो भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लूना, आग, उसने हमें उलझाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएगा। सब उस रोशनी की ओर बढ़ो। बलवंत राय के जासूस, उसके पास कोई जादुई यंत्र है, हमें जल्दी करनी होगी। तीनों दल आग की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन रुद्र पहले ही अपनी जगह बदल चुका है। वह जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ता है, जहां घने पेड़ों की आड़ में उसे पकड़ना नामुमकिन है। अचानक हमला, जंगल के बीच में लूना की टोली और टेंगरा की टोली आमने सामने आ जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। टेंगरा, लूना, मुझे पता था तुम यहाँ आओगे। खूनी तलवार के बाद अब लाल अमरबेल पर भी तुम्हारी नजर है। लूना, हंसते हुए, टेंगरा, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ वो अमरबेल चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारी तलवार का खून अब तुम्हारा ही होगा। टेंगरा, तलवार निकालते हुए, तो आओ, आज खूनी भेड़िया दल के खूनी सफर का अंत कर देते हैं। दोनों पक्षों के योद्धा भिड़ जाते हैं। तलवारों की टकराहट और युद्ध के शोर से जंगल गूंज उठता है। रुद्र यह सब दूर से देख रहा है। रुद्र खुद से, तलवार की खनक और मूर्खों का नाच। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, तब तक ये लोग एक दूसरे को खत्म कर देंगे। वह जंगल की गहराई में गायब हो जाता है और पीछे युद्ध की आग भड़कती रहती है। लूना और टेंगरा के युद्ध में जादू की तकनीक का इस्तेमाल। जैसे ही लूना और टेंगरा के बीच संघर्ष और तलवारों की टकराहट शुरू होती है, दोनों योद्धाओं के अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए जादू की तकनीकें भी सक्रिय हो जाती हैं। लूना, तेज आवाज में एक गहरे रहस्यमय मंत्र का उच्चारण करते हुए, रक्त की तलवार, खून की लहर, जो मेरे रास्ते में आए वो अब मरे। लूना की आंखों में एक आक्रामक चमक उभरती है और उसकी तलवार पर एक लाल धारा की लहर दौड़ने लगती है। यह एक खास जादुई शक्ति है जो केवल खूनी भेड़िया दल के नेताओं के पास होती है। लूना लीडर का बेटा है, इसलिए वह इस तकनीक को पहले ही सीख चुका है। लूना तलवार को हवा में घुमाते हुए टेंगरा पर एक धारदार वार करता है। टेंगरा, आश्चर्यचकित होते हुए, अपने हाथ से हवा में एक जादुई चिन्ह बनाते हुए, मैं तुम्हारी जादुई ताकत से डरने वाला नहीं। देख, मेरी नक्षत्र रक्ष। टेंगरा की तलवार से एक आकाशीय नीली रोशनी निकलती है। उसके हाथ से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच उभरता है, जो उसकी तलवार के चारों ओर एक चमकदार आभा बनाता है। ये जादू की एक तकनीक है जो टेंगरा के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिससे वह खुद को किसी भी हमले से सुरक्षित कर सकता है। लूना और टेंगरा की तलवारें आपस में टकराती हैं और जोरदार आवाज के साथ आसपास के पेड़ हिल जाते हैं। जादू की शक्तियां हवा में फैल जाती हैं, जो दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध को और भी भयंकर बना देती हैं। लूना, गुस्से में और तेज होते हुए, एक नई जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए, अब देख, मेरी रक्तधारा। लूना अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाता है और एक विशाल रक्त की लहर नीचे गिरती है। यह एक शक्तिशाली जादू है जो किसी भी शत्रु को कुचलने के लिए तैयार होती है। टेंगरा के चारों ओर रक्त की धारा तेजी से घूमती है, लेकिन टेंगरा तुरंत अपनी नक्षत्र रक्ष को और मजबूत कर देता है, जिससे लूना की जादुई आक्रमण को वह आसानी से रोक देता है। टेंगरा, हंसते हुए और तलवार को सख्ती से पकड़ते हुए, तुम अपनी शक्तियों को दिखा रहे हो, लेकिन ये मेरी तलवार से नहीं जीत सकते। देखो, मैं अपनी आग का व्रत खोलता हूँ। टेंगरा अपनी तलवार को जोर से घुमाता है और उसकी तलवार से आग की लपटें उभरने लगती हैं। यह एक प्राचीन जादू है जो किसी भी शत्रु के लिए आग के तूफान में बदल सकता है। उसकी तलवार से एक शक्तिशाली आग की लहर निकलती है जो लूना की दिशा में बढ़ती है। लूना जल्दी से एक काले धुएं का आवरण बनाता है जो आग की लपटों को अवशोषित कर लेता है। आग और रक्त की जादुई शक्तियों का मुकाबला अब जंगल के अंदर और भी तीव्र हो जाता है। दोनों योद्धा जादू और तलवारबाजी में माहिर हैं और जंगल अब एक जादुई युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है। रुद्र पेड़ के ऊपर बैठा और दोनों पक्षों को देखता हुआ खुद से, वाह, ये तो बवाल हो गया। अब तो बस मुझे थोड़ी और देर चाहिए।
तब तक ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। रुद्र की शक्तियां फिलहाल कम थी, लेकिन वह ये सुनिश्चित करता है कि उसका शिकार बचकर न जा पाए। जंगल में जादू और संघर्ष की आवाजें गूंजने लगती हैं। रुद्र हंसी के साथ, खुद से सिर्फ समय की बात है जब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। जंगल के भीतर दोनों दल एक दूसरे को जादू और तलवार से परास्त करने में लगे रहते हैं, जबकि रुद्र अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए चुपचाप इंतजार कर रहा है। तो क्या रुद्र अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा और टेंग्रा और लूना की लड़ाई में कौन जीतेगा, और क्या इन दोनों की लड़ाई का फायदा किसी तीसरे को हो जाएगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 90 लूना की किस्मत। जंगल में लूना और टेंग्रा के बीच की लड़ाई और भी गंभीर हो चुकी थी। तभी लूना ने अपने दल की सबसे खतरनाक टेक्निक, खूनी कोहरा टेक्निक इस्तेमाल की, जिससे कुछ देर के लिए योद्धा की ताकत में इजाफा हो जाता है। खूनी कोहरा तकनीक के इस्तेमाल करते ही पूरे जंगल में आसपास लाल कोहरा फैल गया और उसे घेरे के अंदर मौजूद योद्धाओं की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी और लूना की शक्तियां बढ़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए लूना ने एक खतरनाक हमला तैयार किया और सीधे टेंग्रा पर वार कर दिया। टेंग्रा, जो अभी भी अपनी खूनी तलवार के साथ जूझ रहा था, लूना के खतरनाक हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी तलवार चमक तो रही थी, पर टेंग्रा का अनुभव उस पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लूना का हमला उसकी ताकत को चीरता हुआ उसके शरीर से टकरा गया। टेंग्रा जमीन पर गिर पड़ा। लूना, जो खुद इस हमले से थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी, टेंग्रा की हालत को देखकर एक खतरनाक हंसी में डूब गया। हाँ, ये था तुम्हारा दम टेंग्रा, लूना ने अपनी तलवार को ऊंचा उठाते हुए कहा। तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए 100 जन्म और चाहिए। टेंग्रा, जो अब अधमरा सा लग रहा था, अपने हाथों से जमीन पर रेंगते हुए खूनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक भारी मगर शांत आवाज गूंजी। इतनी भी क्या जल्दी है लूना? लूना का चेहरा पल भर के लिए जड़ हो गया। उसने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग पर बेहद प्रभावशाली व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि जंगल की सारी शक्ति उसके सामने तुच्छ लग रही थी। परमवीर रैंक का 2 सितारे वाले योद्धा। लूना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तो आप भी आ ही गए। लूना ने अपनी जेब से एक गुलाबी मोती निकाला और उसे तोड़ दिया। मोती के टूटते ही एक गुलाबी धुंध जंगल में फैल गई और उसी धुंध से एक और योद्धा प्रकट हुआ। वह भी बुजुर्ग था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता और अनुभव का अनोखा मिश्रण था। दोनों पक्ष अब आमने सामने थे। तलवार दल और खूनी भेड़िया दल के 2-2 सितारे वाले परमवीर रैंक के योद्धा। यह महायुद्ध का संकेत था। तलवार दल के बुजुर्ग ने अपनी चमचमाती तलवार को घुमाते हुए अपने साथियों को आदेश दिया, टेंग्रा को तुरंत यहाँ से ले जाओ। उसे बचाना हमारी प्राथमिकता है। खूनी भेड़िया दल के योद्धा, जो अब लूना के साथ खड़े थे, तुरंत सक्रिय हो गए। उनमें से एक ने कहा, लूना, ये खूनी तलवार लो और तुरंत दल की ओर रवाना हो जाओ। हमें तुम्हें हर हाल में खूनी तलवार को दल तक पहुंचानी है। लूना ने बिना एक पल गंवाए खूनी तलवार को उठाया और अपने साथियों के साथ जंगल के बाहर की ओर बढ़ चला। जाते जाते उसने पलटकर एक बार फिर उस बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज के खेल का अंत यही सही, लेकिन अगली बार ये खेल और बड़ा होगा। बुजुर्ग, जो अब खूनी भेड़िया दल के सामने खड़ा था, गंभीरता से बोला, तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। उसे हमारे दल ने जीता है और वह हमारे दल की अमानत है। मैं उसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। और पलक झपकते ही तलवार दल का वह बुजुर्ग लूना के सामने पहुंच गया और खूनी तलवार छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन तलवार दल का बुजुर्ग लूना से तलवार छीन पाता उससे पहले ही खूनी भेड़िया दल का बुजुर्ग उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उसे लूना से खूनी तलवार लेने से रोक देते हैं, और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नकाबपोश का हमला और लूना की शक्ति का प्रहार। लूना तेजी से खूनी तलवार लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके साथी उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। लूना के मन में सवाल, क्या ये तलवार सच में इतनी शक्तिशाली है कि सब इसके पीछे हैं? और क्या मेरा फैसला सही था इसे अपने दल तक ले जाने का? लूना ने अपने साथियों को इशारा किया, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, एक भारी मगर ठंडी हवा चली।
अचानक पेड़ों की शाखाओं के पीछे से नकाबपोश योद्धा उभरने लगे। उनकी कुल संख्या 10 थी, पर उनका नेता बेहद खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखों में गहरी काली चमक और उसके चारों ओर अजीब सा काला कोहरा फैला हुआ था। नकाबपोश नेता, लूना, खूनी तलवार हमारे हवाले कर दो। तुम जानते हो तुम्हारे पास इसे बचाने की ताकत नहीं है। लूना मुस्कुराया, ताकत की बात तो तब होगी जब तुम इसे मुझसे छीन पाओगे। पहले मेरे दल को पार करो। लड़ाई की शुरुआत। लूना के साथी योद्धा आगे बढ़े और नकाबपोशों से भिड़ गए। दोनों ओर से तलवारें चमकने लगीं। हर वार में बिजली सी गूंज थी। नकाबपोश योद्धा बेहद प्रशिक्षित थे। वे अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए छाया जैसी चालों से हमला कर रहे थे। लूना की खूनी कोहरा तकनीक। लूना ने तुरंत खूनी कोहरा तकनीक का इस्तेमाल किया। जंगल के एक हिस्से में लाल कोहरा छा गया, जिससे नकाबपोश योद्धाओं की गति धीमी हो गई। लेकिन तभी नकाबपोश नेता ने अपने दल को पीछे हटने का आदेश दिया। नकाबपोश नेता की विशेष तकनीक। उसने अपनी शक्ति से एक बड़ा काला गोला बनाया और उसे लूना की ओर फेंक दिया। लूना ने इसे अपनी तलवार से रोका, लेकिन झटका इतना शक्तिशाली था कि वह थोड़ी देर के लिए संतुलन खो बैठा। लूना आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहा, 9 सितारे वाला शक्तिवीर। 2 9 सितारे योद्धाओं की टक्कर। अब लड़ाई लूना और नकाबपोश नेता के बीच थी। दोनों के पास समान स्तर की शक्ति थी। उनके बीच की लड़ाई इतनी तीव्र थी कि पेड़ गिरने लगे और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। एक लूना का खूनी छुरा हमला। यह एक तेज केंद्रित ऊर्जा वाला वार था, जिसे उसने नकाबपोश नेता पर छोड़ा। इस तकनीक में लाल रोशनी का एक बाण सीधा दुश्मन के दिल पर वार करता है। 2 नकाबपोश नेता का छाया विस्फोट। नेता ने अपनी छाया का इस्तेमाल करके लूना पर वार किया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि लूना को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लड़ाई घंटों तक चली। दोनों तरफ से कई वार और जवाबी वार हुए। अंत में लूना ने अपनी ताकत को एक ही जगह केंद्रित किया और खूनी कोहरा तलवार प्रहार का इस्तेमाल किया। यह उसका सबसे घातक हमला था। नकाबपोश नेता इसे झेल नहीं पाया और वहीं ढेर हो गया। लूना की जीत। लूना ने नकाबपोश नेता के गिरते ही बाकी नकाबपोशों को खत्म कर दिया। उसने उनके सभी सामान, जिनमें शक्तिशाली औषधियां और दुर्लभ हथियार शामिल थे, अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिए। आगे का सफर। लूना ने एक पल के लिए जंगल की ओर देखा और कहा, अब कोई नहीं रुकेगा मुझे। ये तलवार मेरे दल के लिए है और इसे छीनने वाला हर कोई मरेगा। जैसे ही लूना आगे बढ़ा, उसके मन में फिर एक सवाल गूंजा। क्या नकाबपोश अकेले थे या इसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? दूसरी तरफ लूना और उसकी टोली पर किसी की नजरें काफी लंबे समय से टिकी हुई थी और वह सही मौके की तलाश में था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लूना है तो दिलचस्प, इसके पास मौजूद तकनीकों पर मेरा तो दिल ही आ गया। उद्धरण चिन्ह। चमचमाती चांदनी रात। जंगल की हल्की सरसराहट और झींगुरों की आवाज के बीच लूना अपनी टोली के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके कदमों में आत्मविश्वास और चालाकी झलक रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने ठहरकर चारों ओर देखा। दूर एक टोली नजर आई। उनके बीच खड़ी एक औरत की सुनहरी परछाई चांदनी में चमक रही थी। लूना ने उसे देखते ही पहचान लिया। लिली, उसने धीमे से बुदबुदाया। ये वही लिली थी, सुनहरा शेर दल की खूबसूरत योद्धा। उसकी खूबसूरती के किस्से पूरे ब्लैक सिटी में मशहूर थे। लूना ने खुद भी कभी कभी उसके बारे में सोचा था, लेकिन आज उसकी आंखों में मोह नहीं, लालच था। तो यह है वह लिली जिसने मौन घंटा हासिल किया। उसकी नज़रों में उस हथियार की तस्वीर नजर आने लगी और लूना के चेहरे पर उसे हासिल करने की लालच भी साफ झलकने लगा, जिसे सुनहरा शेर दल ने बड़ी मुश्किल से नीलामी में जीती थी। मौन घंटा एक ऐसा हथियार जो 500 मीटर के दायरे में किसी भी योद्धा को 30 सेकंड के लिए पत्थर में बदल सकता था। लेकिन उसकी शक्तियां उसे हथियार को इस्तेमाल करने वाले योद्धा पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा उसका इस्तेमाल करेगा, उसका दायरा और उसकी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। लूना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। यह मौन घंटा मेरे हाथों में होगा लिली, और तुम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाओगी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा और अपनी टोली को इशारा किया। लिली की टोली तैयार खड़ी थी। उनके हथियार चमक रहे थे और उनकी आंखों में निडरता थी। लिली ने लूना को देखा और कहा, तो तुमने आखिर आने की हिम्मत कर ही ली लूना। लगता है तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। लूना ने अपनी तलवार निकालते हुए जवाब दिया, लालच नहीं लिली, इसे जरूरत कहते हैं।
ब्लैक सिटी में जिंदा रहने के लिए सबसे कीमती चीजें छीननी पड़ती हैं। और आज तुम्हारा मौन घंटा मेरा होगा। लिली मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक ठहराव था, लेकिन उसकी आवाज में चुनौती थी। अगर मौन घंटा चाहिए तो इसे अपनी ताकत से छीनकर दिखाओ, लेकिन याद रखना, मेरे होते हुए यह मुमकिन नहीं। दोनों दलों ने अपनी अपनी तलवारें खींच लीं। हवा में तलवारों की आवाज गूंजने लगी। लूना ने अपने साथियों को इशारा किया और लड़ाई शुरू हो गई। लिली की तलवार बिजली जैसी तेज थी। उसने अपनी सुनहरी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक वार किया, जिससे सुनहरे प्रकाश के साथ तलवार निकलकर सीधी लूना की ओर बढ़ी। लूना ने तुरंत अपने खूनी छुरा हमले का उपयोग किया। लाल रोशनी का एक बाण लिली के वार से टकराया और दोनों शक्तियों की टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ। तुम काफी तेज हो, लिली, लेकिन क्या ये सुनहरी चालें तुम्हारे मौन घंटा को बचा पाएंगी? लूना ने अपनी तलवार झपटते हुए कहा। लिली ने पलटकर वार किया। तुम जैसे चालबाजों से तो यह मौन घंटा बच ही जाएगा, लेकिन तुम बचोगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा रुद्रा पूरी तरह से काले काले कपड़ों में ढका हुआ था और लूना और लिली की लड़ाई देखते हुए कहता है। लड़ाई और तेज हो गई। हर वार के साथ दोनों की ताकत और चालाकी टकरा रही थी। लूना ने अचानक परछाई वार तकनीक का उपयोग किया। उसकी तलवार से निकली परछाइयों ने लिली को चारों ओर से घेर लिया। लिली ने अपनी सुनहरी परछाई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी परछाइयों को लूना की परछाइयों से टकरा दिया। दोनों की परछाइयां आपस में भिड़ने लगी, जिससे लड़ाई का रोमांच और बढ़ गया। लूना ने मौका देखकर अपने दल की सबसे खतरनाक तकनीक खूनी कोहरा का इस्तेमाल किया। लाल कोहरा चारों ओर फैल गया। कोहरे के अंदर लिली की टोली के योद्धाओं की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी, जबकि लूना की ताकत बढ़ने लगी। लिली ने चौकन्नी होकर कहा, तुम चालाक हो, लूना, लेकिन चालाकी हमेशा काम नहीं आती। उसने अपनी तलवार से एक बड़ा घुमावदार वार करते हुए कोहरे को भेदने की कोशिश की। सुनहरी रोशनी कोहरे को चीरती हुई लूना की ओर बढ़ी। लूना ने खुद को संभालते हुए अपनी खूनी तलवार निकाली। उसकी तलवार से लाल लपटें निकलने लगीं। ये देखो, लिली, मेरी खूनी तलवार की शक्ति। लूना ने अपनी खूनी तलवार से एक शक्तिशाली वार किया, जो लिली के सुनहरे वार से टकराया। दोनों तलवारों की टक्कर से जंगल हिल उठा। लिली के हाथ से तलवार छूट गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। लिली, चौंकते हुए लेकिन ठंडा स्वर में, ओ तो तुमने टेंगरा से उसकी खूनी तलवार भी छीन ली। तुम लोग सच में पूरी तरह से लुटेरे हो। उद्धरण चिन्ह। लूना ने उसके करीब आकर कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, लिली। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, चालाकी और सही हथियार की भी है। और रही बात उसे टेंगरा की, तो वह एक नंबर का बेवकूफ था, जो लड़ाई को एक खेल समझना, जहां पर वह नियम और कानून को मानते हुए लड़ाई करता है। अब मौन घंटा मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी एक काले कपड़े वाला योद्धा तेजी से वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और चालाकी दोनों झलक रही थी। लूना, लड़ाई जीतने के लिए नैतिकता भी होनी चाहिए, उसने कहा। लूना और लिली दोनों चौंककर उसकी ओर देखने लगे। तुम कौन हो? लूना ने पूछा। काले कपड़े वाले योद्धा ने धीरे से कहा, वह जो हमेशा सही वक्त पर आता है। उसकी मौजूदगी से माहौल और गंभीर हो गया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। तो कौन था वह काले कपड़ों वाला योद्धा और वह क्यों आया था? क्या वह लिली की मदद के लिए आया है या फिर उनके पास मौजूद मौन घंटे के लिए आया है? क्या लिली की मुसीबतें उसके आने से बढ़ जाएगी या फिर काम हो जाएंगे? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइज।